हेलो फ्रेंड्स। आज हम इनकम टैक्स के एक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये इनकम टैक्स की सेक्शन बिल्कुल लेटेस्ट सेक्शन है, एक न्यू सेक्शन है जो कि अभी यूनियन बजट 20 में ही इंट्रोड्यूस हुई है और जो 1 अक्टूबर 20 से एप्लीकेबल होने वाली है। तो ये क्या सेक्शन है? दिस सेक्शन इज कॉल्ड सेक्शन 194O, राइट? So this is a new section introduced in budget 2020, and this section is applicable with effect from 1st of अक्टूबर 2020। तो एक न्यू सेक्शन है जो कि अभी इंट्रोड्यूस हुई है और 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होने वाली है। तो ये सेक्शन है क्या बेसिकली? तो इस सेक्शन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इस सेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट लगी गवर्नमेंट को जिससे एक न्यू सेक्शन को क्रिएट किया गया? तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है उनका स्कोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और अभी उस ट्रांजेक्शन्स पर किसी भी तरीके का टीडीएस का इम्प्लीकेशन नहीं है, राइट? तो हमारे पास रेंटल ट्रांजेक्शन्स, रॉयल्टी, प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, फॉरेन पे आउट, इन सब पर हमारे पास कहीं ना कहीं टीडीएस का प्रोविजन है। पर जितने भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स है उस पर अभी कोई भी टीडीएस का प्रोविजन नहीं है, राइट? तो जितने भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स है उनको भी टीडीएस के कवरेज में लाने के लिए ये सेक्शन एक इंट्रोड्यूस की गई है, राइट? तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन क्या है? दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट टीडीएस on payment made by e-commerce operator to e-commerce participants। तो ये जो सेक्शन है वो बात करते हैं कि कोई भी पेमेंट जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को कर रहा है तो उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, इस सेक्शन में यही डिस्कस किया गया है। तो अब इस सेक्शन में ये जानने से पहले कि कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, कब टीडीएस डिडक्ट होगा, पर उससे पहले हमें ये जो दो वर्ड्स है इसको समझना होगा कि ये जो दो वर्ड्स है, ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ये क्या है? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं, इन दो वर्ड्स को समझ लेते हैं कि ये दो वर्ड्स है क्या। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? एज पर दिस सेक्शन, एनी पर्सन हु ओन्स, operates and manage what any digital any digital any digital platform for facilitation of sales of goods or provision of services or both। कोई भी पर्सन जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को ओन करता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, किस चीज़ के लिए? वो फैसिलिटेट करता है गुड्स को सेल या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की, कोई भी गुड्स है या सर्विसेज है उसके प्लेटफॉर्म पर क्या हो, सेल हो, इसके लिए वो एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करता है, एक प्रेजेंट करता है, राइट? जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल मेरे हो गए अमेजोन, राइट? तो हम पूरे एग्जाम्पल में, पूरे सेक्शन के अंदर जब भी मैं अमेजोन बोलूँ, इट्स मीन ई कॉमर्स ऑपरेटर, राइट? तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को ओन करता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, किस चीज़ के लिए? फैसिलिटेशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, राइट? तो वो मेरा ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है। नाउ द सेकेंड डेफिनेशन, हु आर द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर तो हम समझ गए, ठीक है, जिस जो प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बेसिकली, कि आप आओ हमारे यहाँ पे सेल करो गुड्स को, हमारे यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करो, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। बट नाउ हु
are the e-commerce participant. तो as per section, any person who sell goods or provide services through e-commerce operator. तो जो भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट, तो वो मेरा क्या हो गया, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, उस प्लेटफॉर्म को यूज करके अगर कोई भी पर्सन गुड्स को सेल करता है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो मेरा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हो गया। बट द पर्सन और द पर्सन शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। ओ, इट मीन्स ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट वही है जो कि इंडिया में रेजिडेंट है। एनी पर्सन हु इज नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। इट मीन्स जब मैं सेक्शन की बात करता हूँ, ये सेक्शन बात करता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा एनी पेमेंट टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, तो उस पर टीडीएस क्या लगेगी। और जब मैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट पर आता हूँ तो वो बोलता है this person should be resident in India, means any payment by e-commerce operator to a non-resident. So in that scenario, this section 194 is not applicable because e-commerce participant should be the person resident in India. यानी कि ऐसा कोई भी पर्सन जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स को सेल कर रहा है, सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, देन ही विल नॉट बी द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट एंड हेंस दिस सेक्शन 194 शैल नॉट बी एप्लीकेबल। क्लियर है? ठीक है, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये सेक्शन के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, अमेजोन। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है, जो कि अमेजोन के थ्रू गुड्स को सेल कर रहा है। ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट, रेट ऑफ टीडीएस। Now the TDS shall be deducted 1% of gross amount. ओके, तो यानी कि अमेजोन जब भी पेमेंट करेगा सेलर को, तो वो जितनी भी ग्रोस अमाउंट होगी उस पर 1% का टीडीएस काट लेगा। बट 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट इफ पैन या फिर आधार हैज बीन फर्निश्ड बाय ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। अगर पैन और आधार ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने फर्निश कर दिया है तो 1%, अदरवाइज अदरवाइज क्या, हमने आज तक पढ़ा है कि अगर पेन करोगे, पेन सबमिट करोगे तो एप्लीकेबल रेट लगेगी। अगर 194J में 10% है तो 10% लगेगा। तो जो भी एप्लीकेबल रेट्स है वो लगेगी इन केस यू फर्निश योर पेन। बट इन केस पेन इज नॉट सबमिटेड टू द डिडक्टर, देन सेक्शन 206AA becomes applicable, right? So then this section comes into force, and as per this section now what has been said कि अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट पैन आधार फर्निश नहीं करता है तो 5% टीडीएस शैल बी डिडक्टेड। ओके, तो इट मीन्स टीडीएस कितना कटेगा, 1% कटेगा। अमेजोन मीन्स ई कॉमर्स ऑपरेटर जब भी सेलर को पेमेंट करेगा तो उस पर 1% ग्रोस अमाउंट का टीडीएस डिडक्ट करेगा। बट कंडीशन क्या है कि उसके पास, अमेजोन के पास पैन नंबर या फिर आधार नंबर होना चाहिए सेलर का। सेलर मीन्स ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का। पर अगर वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना पैन और आधार सबमिट नहीं करता है तो इस सिचुएशन के अंदर टीडीएस कितना कटेगा, 5% कटेगा। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज व्हेन टीडीएस शैल बी डिडक्टेड। सो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू टू पार्टिसिपेंट्स अकाउंट और पेमेंट टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट।
When I say P means e-commerce participant, whichever is earlier, राइट। तो अमेजोन जब भी जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है जो उसके थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसको जब भी पेमेंट उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा या फिर उसको पेमेंट करेगा जो भी पहले होगा उस पर वो क्या करेगा, टीडीएस काट लेगा। किस रेट से? 1% के रेट से, अगर पैन आधार है तो, नहीं तो 5% के रेट से, राइट। तो उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सपोज ए सेल गुड्स थ्रू Amazon on 1st of October, because this section is going to applicable from 1st of October. So we suppose that a sale goods through Amazon on 1st of October 2020, right? So this is my sale date. Now the sale amount is rupees 10 lakh. ओके, तो ए ने अमेजोन के थ्रू गुड्स को सेल किया 1 अक्टूबर को 10 लाख रुपए का। तो अमेजोन ने क्या किया होगा? अमेजोन ने अपनी बुक्स में एंट्री पास की, राइट। तो अमेजोन ने अपनी बुक्स में एंट्री पास की एंड अमेजोन credited A's account because now the payment is required to be made by Amazon to A, क्योंकि कलेक्शन उसके पास आ गया अमेजोन के पास। तो अमेजोन credited A's account on 1st of October 20. Real payout happened on 10th of October 20. तो अब क्या हुआ? एक सेल हुई 1 अक्टूबर को, अमेजोन ने अमाउंट क्रेडिट कर दी 1 अक्टूबर को, पर एक्चुअल में जो पेमेंट हैपन हुई है वो 10 अक्टूबर को हुई है। नाउ द क्वेश्चन इज on which date Amazon shall deduct TDS। अब कौन सी डेट को अमेजोन टीडीएस को डिडक्ट करेगा? 1 अक्टूबर को, जिस दिन सेल हुई। हमें सेल से मतलब ही नहीं है बिकॉज व्हाट द सेक्शन सेज क्रेडिट और पेमेंट, राइट। तो हमें दो चीज देखनी है कि अमाउंट क्रेडिट कब हुई और अमाउंट पे कब हुई। नाउ द अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड ऑन 1 October, ओके, एंड द अमाउंट हैज पेड ऑन 10th of October। तो हमारे पास दोनों डेट आ गई है, क्रेडिटेड और पेमेंट, 1 October एंड 10th of October। विच डेट इज अर्लियर? 1 October। So it means Amazon is now required to deduct TDS on 1st of October 2020। क्लियर है? तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? 1 अक्टूबर 20 को TDS का डिडक्शन होगा। पर इसके अंदर यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नॉर्मल सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अभी क्या होता है कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स अब हर एक पर्सन करता है, राइट। छोटे से छोटा बंदा, एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है? अकाउंट अपने अमेजोन अकाउंट से, अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट से क्या करता है? सेल करता है, सॉरी परचेज करता है। तो इसी तरीके से साथ साथ में परचेज के अलावा भी क्या है, जितने भी छोटे छोटे बिजनेस है आज ई कॉमर्स के अंदर आ गए हैं, राइट। फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजोन के थ्रू काफ़ी छोटे डीलर्स भी जुड़ गए हैं जिससे वे अपना क्या करते हैं? प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के वे में समझते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं ए, ओके। सो ए इज मेकिंग सेल थ्रू Amazon, okay। Now the annual income of A is rupees 1,80,000, okay। This is his annual income, and now he is making sale through Amazon during the period जो टोटल सेल हुई, जो ए ने की अमेजोन के थ्रू, वो की इसने 2 लाख रुपए की,
ठीक है, 2 लाख रुपए की इसने टोटल सेल की। लेट सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि ए ने साल भर में अमेजोन के थ्रू 2 लाख रुपए की सेल की। ठीक है, नाउ एज पर सेक्शन 194 ओ क्या होगा, अमेजोन शेल डिडक्ट 1%। ठीक है, तो ₹2 लाख का 1%, ₹2000। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अमेजोन टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। नाउ व्हाट विल हैपन, जब ए अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो ए की तो एनुअल इनकम कितनी है, सिर्फ 1,80,000, बिकॉज इज ए स्मॉल बिजनेसमैन, इतनी इनकम उसकी नहीं है। एंड जी ये तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से भी कम है, क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज 2,50,000 रुपीज। सो दिस फिगर इज बिलो एग्जाम्पशन लिमिट। तो अब क्या होगा, जितना भी टीडीएस कटा है, जितना भी अमेजोन ने टीडीएस डिडक्ट किया है, नाउ ए shall file return to claim refund, राइट। तब उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और रिफंड को क्लेम करना पड़ेगा। तो ऐसे तो ये तो सिर्फ एक पर्सन है, ऐसे कितने ही छोटे डीलर है जो आज इन ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जुड़ गए हैं और अपना थोड़ा थोड़ा काम इनके थ्रू कर रहे हैं। अगर हम उनको भी, सभी पर्सन्स को अगर हम इस सेक्शन के अंदर कवर कर लेते हैं तो क्या होगा, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, राइट। काफ़ी रिफंड प्रोसेसिंग का वर्कलोड आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या बोला, दे प्रोवाइडेड एन एग्जेम्पशन। व्हाट एग्जेम्पशन, दे सेड if any payment is being made to individual or HUF by e-commerce operator where total payment or credit does not exceed rupees 5 lakh in financial year, then TDS shall not be deducted. ओके, इट मीन्स सेक्शन 194 में एक एग्जाम्पशन भी दिया गया है जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी पेमेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को की जा रही है जहां पर टोटल पेमेंट और क्रेडिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 लाख, देन टीडीएस शैल नॉट बी डिडक्टेड। ओके, तो इट मीन्स जो हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने बोला था कि ए जो सेल कर रहा है वो 10 लाख रुपए की सेल कर रहा है, इन केस इफ दिस अमाउंट इज नॉट 10 लाख, इस दिस अमाउंट इज ओनली 5 लाख, और अमाउंट क्रेडिट हो रही है 1 अक्टूबर को, रियल पेमेंट हैपन हुई है 10 अक्टूबर को, तो किस डेट पे अमेजोन टीडीएस डिडक्ट करेगा, नॉट एप्लीकेबल, राइट, बिकॉज द अमाउंट डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 लाख एंड द पेमेंट इज बीइंग मेड टू ए विच इज एन इंडिविजुअल, राइट। तो यानी कि अगर मैं इस सेक्शन के एक्सेप्शंस की बात करता हूं तो मेरे पास इस सेक्शन में दो एक्सेप्शन निकल कर आए, दो एक्सेप्शन निकल कर आए। दो में से फर्स्ट जो है वो है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट नॉन रेजिडेंट है, एनी पर्सन, और लेट्स से इसको इस तरीके से लिखते हैं, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो नॉन रेजिडेंट है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। या फिर पेमेंट हो रही है, क्रेडिट हो रही है इंडिविजुअल एचयूएफ को एंड पेमेंट और क्रेडिट does not exceed
₹5 लाख। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये दो एक्सेप्शन हैं जिस पर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी और अदर्स केसेस में सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगी। राइट, तो इस सेक्शन की अगर मैं समअप की बात करता हूँ तो इस सेक्शन में कुछ ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये सेक्शन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स को कवर करने के लिए इंट्रोड्यूस हुई है बिकॉज उसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते हुए स्कोप को भी टीडीएस के कवरेज में लाने के लिए सेक्शन इंट्रोड्यूस हुई है। न्यू सेक्शन है, 2020 में इंट्रोड्यूस हुई है, 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होने जा रही है। इसमें बोला गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर जो भी पेमेंट करता है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, उस पर टीडीएस कटेगा। नाउ हु इज ई कॉमर्स ऑपरेटर? ई कॉमर्स ऑपरेटर इज एनी पर्सन who owns, operates or manages any digital platform for facilitation of sale of goods or provision of services like Amazon or etc. or any person who sell goods through the e-commerce operator. Those are my e-commerce participant. But that person should be resident in India. It means if any person who is selling goods through Amazon is a non-resident, then Section 194 shall not be applicable and hence there will be no TDS implication. Okay. तो ये ठीक है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट करते वक्त ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करते वक्त टीडीएस काटेगा, पेमेंट पे टीडीएस काटेगा, करते वक्त नहीं, पेमेंट पे टीडीएस काटेगा। अब किस रेट पे काटेगा और कब काटेगा वो हमने आगे पढ़ा। रेट है नॉर्मली 1% अगर पैन और आधार से फर्निश कर दिया है। इफ पैन एंड आधार इज नॉट फर्निश देन सेक्शन 206 शैल बिकम एप्लीकेबल एंड 5% टीडीएस शैल बी डिडक्टेड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन, सो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू P मीन्स पार्टिसिपेंट्स अकाउंट और पेमेंट टू पार्टिसिपेंट विच एवर इज अर्लियर। तो हमने एग्जाम्पल देखा कि 1 अक्टूबर को सेल हुई, अमाउंट वॉज अर्लियर इट वॉज 10 लाख रुपीज and Amazon credited to participants account 1st of October. Payment happened on 10th of October. Now payment and credit whatever is earlier, in our case it is 1st of October, तो 1st of October में TDS को डिडक्ट कर लिया गया। पर हमने फिर ये देखा कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट कर रहा है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को वेयर द पार्टिसिपेंट इज इंडिविजुअल एंड HUF, राइट, वेयर the participant is individual and HUF and total payment or credit doesn't exceed rupees 5 lakh, right, in financial year, then TDS shall not be deducted. Okay, तो हमने इस एग्जांपल में फिर क्या किया, अगर जो पेमेंट के अमाउंट को हमने 10 लाख से 5 लाख कर दिया, जैसे ही 5 लाख हुआ और इंडिविजुअल को पेमेंट हो रहा है तो टीडीएस की लायबिलिटी की बात ही नहीं आती, सेक्शन 194 एप्लीकेबल ही नहीं होती है। तो यानी कि हमने अल्टीमेट इसमें दो एक्सेप्शन भी पढ़े कि अगर जो पर्सन सेल कर रहा है वो नॉन रेजिडेंट है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, अगर इंडिविजुअल HUF है तो सेक्शन तो एप्लीकेबल है बट ये तब इन्फोर्स होगी, तब ये फोर्स में आएगी जब वो टोटल पेमेंट और क्रेडिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विल एक्सीड रुपीज 5 लाख। क्लियर है? तो ये हमारे सेक्शन 194 है। आई थिंक आपको इस सेक्शन में कुछ और क्वेश्चन नहीं होगा, बट in case if you still have any query then please do let me know. I will try to revert at earliest as I will be able to. Thank you.